संघ प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी के मौके पर संबोधित कर रहे हैं। कारण स्वतंत्र होना है यानी क्या होना है, अपना स्व क्या है ये पता नहीं। स्व का विस्मरण तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और अपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए, उससे हम जर्जर हो गए। एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं, आपस में संघर्ष, पंथ प्रांत जाति भाषा सब प्रकार के भेद, जो विविधता थी उसकी चौड़ी खाइयां बन गई हमको बांटने वाली। और इसमें स्व का भी विस्मरण, ठीक से स्मरण नहीं रहा, विस्मरण हो गया। और इसलिए जो चुनौतियां उस समय की थी उसके सामने एक स्पष्ट नीति लेकर हम खड़े नहीं हुए। कभी इधर कभी उधर ऐसी ढुलमुल बात चली, इसका लाभ विदेशियों ने लिया। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए। क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, खोया हुआ वापस आ सके, खोए हुए बिछुड़े हुए वापस गले लगा सके। परंतु इस प्रकार की एकात्मता और अखंडता की पहली शर्त रहती है भेद रहित समताधिष्ठित समाज। पहले हमने अपने स्व को भुला दिया, स्वजनों को भुला दिया, तो भेद जर्जर हो गए। इसलिए हजारों मील दूरी से मुट्ठी भर लोग आए, हमसे बर्बर लोग आए और हमको पादाक्रांत करते चले गए। ये बार बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। हूण शक बर्बर यवन आपने सुना है, तब से लेकर तो ब्रिटिशों के अपने यहां पर राजा बनने तक यही इतिहास हुआ। और इसलिए मूल जो अपना स्व है उसके आधार पर अपने स्वजन, उनके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ये होना चाहिए। क्योंकि अपने देश में उस स्व के विस्मरण के कारण, अपनों के विस्मरण के कारण जातिगत विषमता की समस्या बहुत पुरानी है। बहुत लोगों ने उस विषमता को हटाने के लिए प्रयास किया। विषमता मूलक जो व्यवस्थाएं थी उनको निकाल दिया, समताधिष्ठित व्यवस्था लाने का प्रयास किया। लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो एक ढांचा है। आखिर चलाने वाला उसका उपयोग क्या करता है उस पर निर्भर है। चलाने वाले के मन में अगर समता है तो व्यवस्था समता की पोषक होती है। व्यवस्था तो बदलेगी ही, विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती, अप्राकृतिक है। और इसलिए वो जाएगी ही, ठीक से जाए इसको देखना, इतना ही काम रहता है। लेकिन व्यवस्था बदलने के साथ साथ या उसके पहले मन बदलना चाहिए। भेद की भावना मन में रहती है, मन से वचन कर्म और वाणी में प्रकट होती है, और विचार में प्रकट होती है, व्यवस्था में प्रकट होती है। और इसलिए उस व्यवस्था के साथ साथ इस मन को बदलने का प्रयास होना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक सब प्रकार के प्रयास करते हैं। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए।
उतार चढ़ाव आते रहते, उल्टे सीधे प्रसंग होते रहते हैं। हर प्रसंग पर भाष्य करते समय, लोगों को राह दिखाते समय उनको आपस में जुड़ने की, प्रेम को बढ़ाने की भाषा होनी चाहिए। संवाद सकारात्मक हो, इसलिए सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से संघ के स्वयंसेवक ये काम कर रहे। व्यवस्थागत व्यवहार भी बदले, इसलिए मंदिर, पानी, श्मशान सबका एक हो, यहां से प्रारंभ हो, इसका प्रयास भी अनेक वर्षों से स्वयंसेवक कर रहे। इतिहास है, कभी इस्लाम आक्रामक के नाते आया, उनसे हमारा नाता नहीं है। आज हमको मुसलमान रहना भी है, हम रह सकते हैं, अपना देश उदार है। हमारे आदर्श ऐसे मुसलमान होंगे जो देश के प्रति न्यौछावर हो गए। हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए। हिंदू समाज अपने आप को संगठित, शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है, तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा। केवल वह हिंदू समाज है, वो जो सबको स्वीकार करता है और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है, उसमें वह बल खड़ा हो गया है। इस बल को खड़ा करना अपना काम है। इतिहास की घटनाओं को विद्वेष के लिए नहीं स्मरण करना है, उससे सबक लेकर यह न बढ़े विद्वेष, इसके लिए सुनना है। जन्मेजय ने व्यास जी को, सर्पयज्ञ उसका जब खंडित हुआ, तब यही कहा कि हमने सुना कि हमारे जो पूर्वज थे कौरव और पांडव, उनमें बड़ा भयंकर संहारकारी युद्ध हुआ। ये कैसे हुआ? ये आपस में शत्रुता क्यों बढ़ी? दोनों तो भाई भाई थे और दोनों तरफ अच्छे अच्छे लोग थे, कर्तृत्व संपन्न लोग थे। कौन सी ऐसी खटास थी जो दूर नहीं हो सकी? क्या किसी ने उस बैर को शमन करने का प्रयास नहीं किया? यह महाभारत क्यों हुआ, बताइए। तब व्यास जी ने महाभारत की कहानी बताई, कलह बनाने के लिए नहीं, कलह मिटाने के लिए बताई। भारत के साथ संपूर्ण मानवता की परस्पर आत्मीयता सदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है। उस भारत को, उस परंपरा को, संस्कृति को, समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल, साहस, तितिक्षा, धैर्य, ओज, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तीनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी। मुक्त, रोग मुक्त होने की, ऐसे उपचार लेने के लिए कुछ भी करता है। तो हमने देखा कि देश में सबकी इच्छा है चिकित्सा सबको सुलभ रहे, सबके पास पहुंच सके, और चिकित्सा महंगी न हो, सब आयु वर्ग के लोग उसका लाभ ले सके। वो सस्ती और सुलभ चिकित्सा पानी है तो स्व के आधार पर क्या विचार करेंगे? पहली बात है कि हमारी परंपरा में केवल इलनेस का, बीमारी का विचार नहीं किया, हमने वेलनेस का भी विचार पहले से किया है। आयुर्वेद में एक पूरा प्रकरण स्वास्थ्य वृत्त है, बीमार नहीं कैसे पड़ना। उसमें जैसे स्वच्छता का महत्व है, उस पर तो कई वर्षों से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। लोक स्वास्थ्य का, पब्लिक हेल्थ का विषय है, उस पर भी हमको बहुत तरीके से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शासन को भी बहुत कुछ करना पड़ता है, समाज को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने घर की और स्वयं की स्वच्छता तो हम देख लेंगे, अपने मोहल्ले की स्वच्छता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बरतने की आदत लगानी पड़ेगी। स्वच्छता के लिए नंबर मिलते हैं आजकल शहरों को, अच्छी बात है, लेकिन दिखने वाली स्वच्छता और जहां नहीं कोई देखता वहां स्वच्छता नहीं, ऐसे लोक स्वास्थ्य में नहीं चलता। बीमारी हवा से भी आती है, और इसलिए लोक स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखना और जीवन शैली मुख्यतः ठीक करना। प्राकृतिक जीवन शैली चाहिए, जितनी प्रकृति के पास रहेगी उतना हम स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण के साथ मेल खाने वाली जीवन चाहिए।
हम बेतहाशा रासायनिक खेती का प्रयोग करेंगे तो कैंसर तो बढ़ेगा ही। हम अगर हर जगह प्लास्टिक से प्रदूषण लाएंगे तो हम जिस सांस से हवा भरते हैं वो सांस अपनी विषैली हो जाएगी। और इसलिए हमारे यहां पानी का उपयोग ठीक से करना, नाप तोल कर करना। पानी सबके लिए आवश्यक है, लेकिन अगर हम पानी को अमर्यादित खर्चा करने लगे तो सबको पानी नहीं मिलेगा। और सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, कम से कम, जिसको अंग्रेजी में सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, उसको तो आप जीवन से हटाने की बारी आ गई। और जहां बनता है, घर से लेकर, आंगन से लेकर, मोहल्ले, गांव, जंगलों, खेतों तक हरियाली बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, ये करने की आवश्यकता है। उसके लिए पर्यावरण गतिविधि चलाते हैं स्वयंसेवक। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत लोग काम करते हैं, जल संधारण से लेकर सारी बातों में। पर्यावरण गतिविधि प्रत्येक परिवार में पानी बचाना, प्लास्टिक हटाना और हरियाली बढ़ाना, इन तीन का छोटी छोटी बातों से लेकर सब में आचरण उत्पन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है। क्योंकि ये ऐसी जो पर्यावरण की शैली है वो स्वास्थ्य को भी ठीक करती है और खर्चा भी बचाती है। कोरोना काल में जितने विवाह हुए कितने सस्ते में हुए। हमारे ध्यान में कई बातें आ गई कि हम जो खर्चा करते हैं वो कितना खर्चा फालतू होता है, इससे कम में हम जी सकते हैं। जो मिलता है उसमें अपने घर गृहस्थी को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ऐसी न्यूनतम आवश्यकताओं को ठीक से पूर्ण कर सकते हैं। अब कोरोना जाएगा, जाने को है। अपनी सुधरी हुई आदत को फिर से नहीं बिगाड़ना, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य को साधते हुए हमको यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि सब प्रकार की पैथियों को मान्यता देते हुए अपने अपने पैथी का अहंकार, अभिमान तो रहना चाहिए, गौरव तो रहना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कुछ बीमारियों को कुछ पैथी में इलाज है, किसी में नहीं है। हर एक चिकित्सा पद्धति का अपना अपना तत्वज्ञान है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करते हुए सबको सुलभ हो सके ऐसी चिकित्सा हम दे सकते, क्योंकि कुछ पद्धतियों में इलाज महंगे हो जाते, उसका इलाज नहीं कुछ पद्धतियों में वही इलाज बहुत सस्ता हो जाता उसी बीमारी का, और गुण भी मिलता है। तो इसलिए सभी पद्धतियों का समन्वय करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, और सबको एकदम बहुत गंभीर चिकित्साओं का सामना नहीं करना पड़ता। छोटी मोटी रोज की बीमारियां होती है तो प्राथमिक चिकित्सा अपने गांव में ही उपलब्ध रहे, उसमें डॉक्टर वैद्य भी हो, और अंग्रेजी में कहते हैं बेयरफुट डॉक्टर्स, आरोग्य रक्षक, ऐसी भी कोई व्यवस्था बने। थोड़ी अधिक चिकित्सा करनी है तो जिला केंद्र पर सबके लिए उपलब्ध रहे, और बहुत उच्च स्तरीय, बहुत गंभीर चिकित्सा अगर आवश्यक है तो एक एक विभाग केंद्र पर, कमिश्नरी के केंद्र पर या बड़े कस्बों में उसकी व्यवस्था उपलब्ध रहे। इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा समग्र स्व के आधार पर सोचते हैं तो सबको सुलभ और सस्ती चिकित्सा का प्रबंध अपने देश में हो सकता है। वही बात आर्थिक मामलों की है। हम जानते हैं विश्व में जो प्रचलित अर्थव्यवस्था है उसके कारण कई समस्याएं भी खड़ी है, और समस्याओं का उत्तर उस व्यवस्था के पास नहीं है। सभी देशों में उसका पुनर्विचार चल रहा है। बहुत उत्साह से जिन बातों की उद्घोषणा आर्थिक जगत पहले करता था, आज उसने वो करना बंद कर दिया है, अंतर्मुख होकर विचार कर रहा है। तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता हम दे सकते हैं।
हमारे परंपरागत आर्थिक चिंतन की जो दृष्टि है वो पूर्ण है, अधूरी नहीं है। हमने उस स्व के आधार पर ये चिंतन किया है। एक शाश्वत सत्य हम पहले बताते हैं कि भाई अर्थशास्त्र क्यों है? मनुष्य की कामना पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराने का शास्त्र, ऐसा वो मानते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा आगे गए, हमने कहा कि सुख प्राप्ति का वो है, और एक का सुख हो नहीं सकता, सबका सुख चाहिए। इसलिए जितनी प्रजा है उसके सुख का वो शास्त्र है। जिन्होंने जन्म लिया है वो सब सुख को प्राप्त हो तो सभी सुखी होंगे। और ये सुख कहां मिलता है? सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। और इसलिए अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे तो बाहर की वस्तुओं से हम पर्याप्त सुख ले सकते हैं, अपने अंदर ही है वो। लेकिन उसके लिए बाहर की वस्तुएं पर्याप्त हो सकती है, नहीं तो सिद्धांत तो प्रचलित सिद्धांत कहता है मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस। हमारे यहां इस सत्य को मान्य करके कहा है कि ऐसी अवस्था में अगर उपभोग करना है तो संयम आवश्यक है, क्योंकि सुख उसमें नहीं है, वस्तु में, सुख हमारे अंदर है। तो बांटकर खाओ, उस सुख के पीछे बहते मत जाओ, सुख पर तुम्हारा नियंत्रण चाहिए। और इसलिए संयम पूर्ण उपभोग, न्यूनतम आवश्यक जितना है उतना उपभोग, क्योंकि यह सब हमारा नहीं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। इस पर मालकियत किसकी है? किसी की नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान का बनाया है, भगवान का है। उसने उसका यथोचित उपयोग जिसके लिए रखा है वो लेगा। सबका होने के बाद बचेगा, उसमें मैं अपने को चलाऊंगा। तेन त्यक्तेन भुंजित। मनुष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित धन का स्वामी नहीं है, विश्वस्त है। उसको दो हाथों से कमाना है, लेकिन उसके आधार पर सारी सृष्टि को चलाना है, 1000 हाथों से बांटना है। इस दृष्टि के आधार पर अपने यहां का आर्थिक विचार खड़ा है, वो एकांतिक नहीं है। उसमें मनुष्य को सृष्टि के अंग के नाते देखा गया है। सृष्टि का मालिक नहीं, कॉन्करर नहीं, कॉन्करिंग द नेचर, गलत बात है। देखा गया है सृष्टि का मालिक नहीं, कॉन्करर नहीं, कॉन्करिंग द नेचर, गलत बात है। सृष्टि से जितना चाहिए उतना लेना और दाम दुगना वापस करना, गिविंग बैक। इस आधार पर विचार, वो सब जगह परिवार की कल्पना करता है। कृषि श्रेष्ठ है कि उद्योग श्रेष्ठ है कि व्यापार श्रेष्ठ है? अरे भाई, तीनों अपने अपने जगह श्रेष्ठ है, तीनों को मिलकर चलना चाहिए। उद्योग चलेगा मालिक के लिए चलेगा कि मजदूर के लिए? अरे भाई, मालिक मजदूर सबको एक परिवार मानकर सबके हित का विचार करके चलेगा। सबको अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हुए संयम से बरतना पड़ेगा। तब इस प्रकार के आर्थिक विचार के आधार पर आज के देशकाल परिस्थिति में क्या सुसंगत हो सकता है, में हमने भी पुरुषार्थ किया। हम दुनिया के सर्वसमर्थ आर्थिक देश थे। विलियम डैलिरिम्पल वगैरह डाटा दे रहा है। यह अगर वस्तु स्थिति है तो हमारे इतने लंबे आर्थिक अनुभव से हमने जो शाश्वत तत्व निकाले उसके आधार पर हमको चलना पड़ेगा। जमाना बदला है, ऊपर ऊपर का परिवर्तन उतना जरूर करना पड़ेगा। विश्व भी अब 2-4 हजार साल चला है अर्थ पुरुषार्थ में, उसका भी कुछ अनुभव है। वहां से भी जो उपयुक्त है वो लेना पड़ेगा। स्वदेशी को काल सुसंगत बनाना और विदेशी को देश सुसंगत बनाना, इसके आधार पर अपने स्व पर आधारित एक नया आर्थिक प्रतिमान संपूर्ण दुनिया को देना, ये दुनिया की अभी आवश्यकता है। और हम स्वातंत्र्य में हमारे स्व के प्रगटीकरण का एक स्वाभाविक आविष्कार है। इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। और ये बात जब सोचते हैं तो एक सब लोग आजकल कहते हैं
पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं। वो कहते ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 बातें, सारी बातों का विचार करना। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 56-57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। इतना हम बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल सकता है, हमारी माताएं उस दृष्टि से कितनी सक्षम है, उनको खुद के पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य, उनका सशक्तिकरण कितना हुआ है, वो कितनी प्रबुद्ध है, हम उनको कैसा ऐसा बना सकते। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए, और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। अरे इसलिए हमने एक 2015 में ही प्रस्ताव पास किया इसके बारे में। उस प्रस्ताव को मैं पढ़ के बताता हूं। जनसंख्या वृद्धि दर में असंतुलन की चुनौती। देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए विविध उपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में पर्याप्त कमी आई है, लेकिन इस संबंध में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का मानना है कि 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। इस नीति का उद्देश्य सकल प्रजनन दर की आदर्श स्थिति को 2045 तक प्राप्त कर स्थिर व स्वस्थ जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ऐसी अपेक्षा थी कि अपने राष्ट्रीय संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजनन दर का यह लक्ष्य समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा। परंतु 2005-6 का राष्ट्रीय प्रजनन एवं सार्थ सर्वेक्षण सन 2011 की गणना के 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग के पांथिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों से असमान सकल प्रजनन दर एवं बाल जनसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है। यह हमारा प्रस्ताव है, तो इसलिए सुझाव हमारे ऐसे और भी लिखा है, पूरा नहीं पढ़ता हूं, लिखित भाषण में उपलब्ध है। देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। सीमा पार से हो गई अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। राष्ट्रीय नागरिक पत्रिका का निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकारों से तथा भूमिकरित के अधिकार से वंचित किया जाए। जो अनधिकृत प्रवेशकारी लोग हैं, वो हमारे देश में बसने वाले, सदियों से बसने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी बसने वाले नागरिक बने हुए, किसी के प्रति ये बात नहीं है। और देशवासियों का ये आह्वान है कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे सभी कारणों की पहचान करते हुए जन जागरण द्वारा देश को जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचाने की सभी विधि सम्मत प्रयास करें।
कैरो में एक परिषद हुई थी राष्ट्रों की, उसमें सबके साथ अपने देश का जो अधिकृत संकल्प है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उस संकल्प के बाहर इसमें कुछ भी नहीं है, सब उसके मर्यादा के अंदर है। क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है, लेकिन जहां नहीं होते ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं। सागरी सीमा है, हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है, देश के अंदर की बातें हैं, इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है, उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हुआ तो भी वो कुछ न कर सके, ऐसा हमको ठीक रखना पड़ेगा। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। हिंदू समाज को ये सब करना पड़ेगा। और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रश्न है, जैसे मंदिरों का प्रश्न है। हिंदू समाज के मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के हर भाग में अलग अलग है। दक्षिण के प्राय सभी मंदिर सरकार के अधीन है। छोटे छोटे मंदिर जो स्वतंत्र है वो उपेक्षित है।
बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधीन है, कुछ मंदिर भक्तों के अधीन है। सरकार के अधीन भी कुछ मंदिर बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत सुंदर, साफ सुथरे, प्रेरणा देने वाले, भक्तों की मदद, समाज की सेवा करने वाले। सरकार के अधीन भी है और भक्तों के अधीन भी मंदिर बहुत अच्छे चल रहे। दिल्ली का झंडे वाला मंदिर है, अपने यहाँ पास में शेगांव का मंदिर है, भक्तों के अधीन है, उत्तम चल रहे, व्यवस्थित चल रहे, पवित्र चल रहे, स्वच्छ चल रहे और समाज की भी कई प्रकार से सेवा करते हैं। ऐसे व्यवस्थापन की दृष्टि से वैष्णो देवी मंदिर सरकार ने लिया, वो ठीक ठीक चल रहा है। जगमोहन जी थे, वो श्रद्धालु थे, इसलिए ठीक हो गया प्रबंध। लेकिन जहां ऐसा नहीं है वहां क्या हो रहा है? लूट चल रही है। मंदिरों की जमीन बेची गई, मंदिर की संपत्ति हड़पी जाती है। हिंदू मंदिरों की संपत्ति अहिंदू, जिनको हिंदू देवी देवों पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है। हिंदू को भी आवश्यकता है, वहां नहीं लगाई जाती। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी है, सब प्रकार के हैं। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मंदिर के मालिक भगवान है और कोई नहीं हो सकता। पुजारी इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।